हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्रों में अर्धसूत्री विभाजन की प्रावस्थाओं को पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। विकल्प बी मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। विकल्प सी मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। विकल्प डी एनाफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1। हमारे पास देखिए यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, चित्र ए, बी एवं सी। हमें यहाँ पर बताना है कि ए को कौन सी अवस्था कहते हैं, बी को कौन सी अवस्था कहते हैं एवं सी को कौन सी अवस्था कहते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अर्धसूत्री विभाजन एक। देखिए अर्धसूत्री विभाजन क्या है, यह दो प्रकार का होता है, अर्धसूत्री विभाजन एक एवं अर्धसूत्री विभाजन दो। तो आज हम यहाँ पर पहले बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन एक। देखिए अर्धसूत्री विभाजन एक में कौन कौन सी अवस्थाएं आती है, इसके अंदर भी अवस्थाएं आती हैं। पूर्वावस्था एक, मध्यावस्था एक, मध्यावस्था एक, पश्चावस्था एक एवं अंत्यावस्था एक, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। पूर्वावस्था एक, मध्यावस्था एक, पश्चावस्था एक एवं अंत्यावस्था एक। देखिए अगर सर्वप्रथम हम बात करें पूर्वावस्था एक की, तो पूर्वावस्था एक में क्या देखा जाता है, पूर्वावस्था एक। देखिए पूर्वावस्था एक की भी क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूर्वावस्था एक के भी अंदर क्या है, बहुत सारी अवस्थाएं हैं। तो देखिए वहां पर क्या होता है, वहां पर पूर्वावस्था एक की अगर हम आखिरी अवस्था जो होती है डाइकाइनेसिस होती है, तो उसमें क्या देखा जाता है कि उसमें देखा जाता है कि वहां पर सभी क्या होते हैं, वहां पर सभी के सभी जो केंद्रक झिल्ली होती है वह क्या होती है, वहां पर नहीं दिखाई देती है। तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, वहां पर यह देखने को मिलता है कि वहां पर क्या होते हैं, तर्कु तंतु तैयार हो जाते हैं। पूर्वावस्था में क्या देखा जाता है, गुणसूत्र एवं तर्कु तंतु यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसकी दूसरी अवस्था आती है पूर्वावस्था के बाद मध्यावस्था। तो देखिए मध्यावस्था में क्या देखने को मिलता है, मध्यावस्था। देखिए मध्यावस्था में हमें क्या देखने को मिलता है, मध्यावस्था एक में हमें यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र एक रूपक प्लेट में दिखाई देते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र एक रूपक प्लेट दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, गुणसूत्र, यहाँ पर यह क्या है, यह एक रूपक प्लेट है और यहाँ पर गुणसूत्र एक रूपक प्लेट में दिखाई देते हैं और उनपे क्या लगे होते हैं, गुणसूत्र पे क्या लगे होते हैं, तर्कु तंतु लगे होते हैं। देखिए अगर हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन दो की, तो वहां पर जो रूपक प्लेट होती है वह सिर्फ और सिर्फ एक ही रूपक प्लेट होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर 2 रूपक प्लेट देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम बात करें समसूत्री विभाजन की, तो वहां पर भी क्या है, एक ही रूपक प्लेट देखने को मिलती है। मध्यावस्था में क्या होती है, 2 रूपक प्लेट यहाँ पर देखने को मिलती है। मध्यावस्था के बाद दूसरी अवस्था आती है पश्चावस्था। देखिए पश्चावस्था में क्या देखने को मिलता है, पश्चावस्था में जो गुणसूत्र होते हैं यह क्या चले जाते हैं, विपरीत दिशाओं में चले जाते हैं। पश्चावस्था में क्या देखा जाता है, पश्चावस्था में यह देखा जाता है जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र विपरीत दिशा की ओर चले जाते हैं, क्योंकि जो तर्कु तंतु होता है, तर्कु तंतु में क्या देखा जाता है, तर्कु तंतु में यह देखा जाता है कि वह क्या होता है, विपरीत दिशा की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, जो तर्कु तंतु से लगे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, विपरीत दिशा की तरफ जाते हैं। तर्कु तंतु क्या होते हैं, विपरीत दिशा की तरफ यहाँ पर जाते हैं। उसके बाद पश्चावस्था के बाद आती है अगली अवस्था। अगली अवस्था को हम कहते हैं अंत्यावस्था। और अंत्यावस्था में क्या देखने को मिलता है, अंत्यावस्था में यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र अलग अलग केंद्रक में बट जाते हैं। यहाँ पर क्या देखा जाता है, जो गुणसूत्र होते हैं वह अलग अलग केंद्रक में क्या जाते हैं, बट जाते हैं।
तो यह अवस्था किसमें होती है? अंत्यावस्था में। अगर देखिए बात करें पूर्वावस्था, पश्चावस्था, मध्यावस्था एवं अंत्यावस्था, तो इन्हें एक और नाम से जाना जाता है। जैसे पूर्वावस्था को कहा जाता है प्रोफेज, पश्चावस्था को कहा जाता है मेटाफेज, मध्यावस्था को कहा जाता है मेटाफेज, पश्चावस्था को कहा जाता है एनाफेज और अंत्यावस्था को कहा जाता है, अंत्यावस्था को यहाँ पर कहा जाता है टीलोफेज। तो इसको क्या कहा जाता है? प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज एक, मेटाफेज एक, एनाफेज एक, एनाफेज एक एवं टीलोफेज, एवं टीलोफेज एक, टीलोफेज एक। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्पों में क्या दिया गया है? विकल्प ए मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो यहाँ पर गलत होता है क्योंकि यह किसमें देखने को मिलते हैं? यह देखने को मिलते हैं समसूत्री विभाजन में। विकल्प बी दिया गया है मेटाफेज। तो देखिए यहाँ पर चित्र में अगर हम देखें तो चित्र में क्या देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं गुणसूत्र किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। जो गुणसूत्र जैसे मध्यावस्था में लगे हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि यह क्या होगा? मेटाफेज होगा। यह क्या होगा? मेटाफेज होगा। वहीं अगर बात करें चित्र बी की, तो चित्र बी में हमें दिखाई दे रहा है कि विपरीत दिशाओं की तरफ जा रहे हैं, और विपरीत दिशाओं की तरफ जाते हुए किसमें देखे थे हमने? विपरीत दिशाओं की तरफ जाते हुए हमने देखे थे एनाफेज वन में। एनाफेज वन में हमने यहाँ इन्हें विपरीत दिशाओं की तरफ जाते हुए देखा था। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हम सी की बात करें तो सी में क्या दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो गए हैं? केंद्रक का निर्माण हो गया और गुणसूत्र क्या है? अलग अलग केंद्र में बट चुके हैं। तो यह किसमें देखा जाता है? यह देखा जाता है टीलोफेज में। तो यह किसमें देखा जाता है? टीलोफेज एक में। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? मेटाफेज एक, एनाफेज एक, टीलोफेज एक। तो देखिए विकल्प बी में क्या दिया गया है? मेटाफेज एक, एनाफेज एक, टीलोफेज एक। तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। विकल्प सी में दिया गया है मेटाफेज दो। तो देखिए मेटाफेज दो किसमें होता है? अर्धसूत्री विभाजन दो में। तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है एनाफेज वन। तो देखिए एनाफेज वन जो है वो दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर पहले स्थान पर दिया गया है, जिस कारण यह क्या होता है? गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।